हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल एजुकेशन पीसीएस में। आज सेकंड वीक ऑफ मार्च का करंट अफेयर्स करेंगे और ये हम लोग पीसीएस प्री के लिए और आरओ के लिए करते हैं। ठीक है, मेंस में भी काम आता है। ये देखो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च का जो किया था, लास्ट टॉपिक था सिंधु सभ्यता स्थल धौलावीरा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इसको देखते हैं। इम्पोर्टेंट काफ़ी इसमें टॉपिक्स कवर किए गए हैं। देखिए, अभी प्रिवेंटिव डिटेंशन जो हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 22 में, यानी निवारक निरोध, इसके बारे में कुछ न्यूज में था। सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे कुछ जजमेंट आया, इसके बारे में देखते हैं न्यूज में किस वजह से था। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन करने के कारण नागालैंड के निरोध आदेशों को रद्द कर दिया। यहाँ पे बस हम लोगों को इंडियन पॉलिटी के हिसाब से पढ़ना है। क्वेश्चन पॉलिटी से यहाँ पे निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में पूछा जाता है। डिटेंशन का मतलब हम लोग समझते हैं। डिटेंशन का मतलब होता है बंदी बना लेना, और प्रिवेंटिव का सेंस क्या होता है? प्रिवेंटिव का सेंस होता है किसी चीज़ को रोकना, है ना, किसी अपराध को रोकना। अगर इसको एक साथ देखते हैं और इंडियन पॉलिटी की भाषा में देखते हैं तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को दोषी साबित किए बिना ही हिरासत में ले लेना पुलिस के द्वारा। ठीक है, बट किस कानूनों के तहत हिरासत में लिया जाता है वो कानून अलग है ना, उन सबको हम लोग देखेंगे। तो देखो, निवारक निरोध का मतलब आप लोग समझे, किसी व्यक्ति को दोषी साबित किए बिना ही हिरासत में ले लेना, संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लेना, बिना मुकदमा चलाए ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का जो अधिकार है ना, ये निवारक निरोध कानून देता है पुलिस को। यह कानून यानी निवारक निरोध कानून जो है ये एग्जीक्यूटिव को, कार्यपालिका को, जो कि पुलिस कार्यपालिका का हिस्सा है, कार्यपालिका को बिना मुकदमा चलाए ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है संदेह के आधार पर। अब देखो, जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखिए, निवारक निरोध कानून को मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन माना जाता है। ये बात सही है। आप किसी को शक के आधार पर कैसे उठा ले जा सकते हैं, है ना। बट बट ऐसा अधिकार दिया गया है एग्जीक्यूटिव को कुछ कानूनों के तहत। वो कानून हम लोगों को देखना है। निम्न कानूनों के तहत निवारक निरोध में गिरफ्तारी की जाती है। जैसे पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तारी की जाती है। एनडीपीएस 1985 बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीपीएस समझते हैं ना, ये जो मादक पदार्थ वाला अधिनियम है, और नेशनल सिक्योरिटी अधिनियम एनएसए। इन कानूनों के तहत, इन अधिनियम के तहत एग्जीक्यूटिव जो है, पुलिस जो है, ये किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है, हिरासत में ले सकती है। ठीक है, सुरक्षा पाने के लिए यहाँ पे उनको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है आर्टिकल 22 के तहत। ठीक है, गिरफ्तारी तथा निरोध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाती है आर्टिकल 22 के तहत। किसी व्यक्ति को 3 माह तक हिरासत में लिया जा सकता है मैक्सिमम। खैर 3 महीना बहुत होते हैं पुलिस के लिए। 3 माह तक हिरासत में रखा जा सकता है जब तक कि सलाहकार बोर्ड द्वारा इस अवधि को बढ़ाया ना जाए। तो ये जो 3 आपको ये माह दिख रहा ना, ये आपके लिए फैक्ट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल फैक्ट है ये आर्टिकल 22 है, 3 माह है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसी भी कानून के तहत ऐसा नहीं होता है। कुछ स्पेसिफिक लॉज हैं, स्पेसिफिक कानून है, एक्ट है, जिसके तहत एग्जीक्यूटिव ये करती है। एक अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं। नॉट ये जो प्रदर्शन अधिनियम है 1876 का, आपको ईयर याद रखना है। ठीक है, मैचिंग में पूछेगा। न्यूज में था, हाल ही में पीएम ने पुराने और अप्रचलित कानून जो हैं इनको निरस्त करने की सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला। देखिए, यह अधिनियम या फिर कानून भारतीय राष्ट्रवादी भावना या प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बनाया गया था। अब चूंकि इतना पुराना एक्ट है 1876 का, और इसको यहाँ नल एंड वॉइड भी कर दिया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। तो ये आप मामला याद रखें, ये बात याद रखें। राज्य बनाम बाबूलाल एवं अन्य मामला 1956 में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, क्योंकि ये सब अधिनियम तो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे। हाँ, और ये सारी चीज़ें ना उभर के आ पाए, राष्ट्रवादी भावना वगैरह और जो प्रदर्शन वगैरह करते थे भारतीय नागरिक अंग्रेजों के खिलाफ, उनके कानूनों के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ। क्योंकि यहाँ पे हमारे संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी ऐसे कानूनों को लागू करने की अनुमति दे रखी है। आर्टिकल 372 आप लोग याद रखें, मैचिंग में काम आएगा। स्वतंत्रता पूर्व कानूनों को लागू करने की अनुमति देता है। ठीक है, आर्टिकल 372। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नाट्य प्रदर्शन अधिनियम 1876 का था। हिस्ट्री से क्वेश्चन बना देगा या फिर पॉलिटी से, है ना, तो ये मैचिंग में काम आएगा। यहाँ देखिए, एक टॉपिक है स्पेस डेब्रिस यानी अंतरिक्ष मलबा। कीनिया में अभी हाल ही में 500 केजी का ऑब्जेक्ट अभी गिरा है। स्पेस डेब्रिस जिसे बोला जाता है ना, 500 केजी का था ये ऑब्जेक्ट। अब इससे चिंताएं बढ़ गई हैं। बिल्कुल सही बात है, कहीं पे भी गिर सकता है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है ना। सुरक्षा उपाय क्या किए गए हैं अभी तक सरकारों द्वारा, है ना। स्पेस में तो लाखों करोड़ों यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हैं वो घूम रहे हैं। कुछ ऑब्जेक्ट ऑपरेशन में है, कुछ ऑब्जेक्ट डेड अवस्था में है, ऐसे ही घूम रहे हैं बस। अंतरिक्ष मलबा के बारे में मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो देखिए अंतरिक्ष मलबा बोलते किसे हैं? अंतरिक्ष मलबा का सिंपल सा मतलब है जो सैटेलाइट ऊपर भेजी जाती हैं, है ना। जब तक वो ऑपरेशन में है कोई दिक्कत नहीं, जब वो इन ऑपरेशन में हो जाती हैं, इन ऑपरेशन में होने का कारण उनमें टक्कर हो जाती है ना, विस्फोट हो जाता है, तो डॉर्मेंट हो जाते हैं वो सब। सभी मानव निर्मित वस्तुएं जो ऑपरेशन में नहीं है, ठीक है, जो ऑपरेशन में नहीं है, जैसे निष्क्रिय उपग्रह हो गया, टाइम निकल गया उस सैटेलाइट का, निष्क्रिय रॉकेट है, या फिर विस्फोट हो गया, टक्कर हो गया, उस वजह से भी ये टुकड़े जो होते हैं छोटे साइज के, बड़े साइज के, सब घूमते रहते हैं। तो टक्कर से उत्पन्न टुकड़े इत्यादि अंतरिक्ष मलबा के अंतर्गत आते हैं। नासा के अनुसार अभी देखिए 23,000 बड़े आकार के टुकड़े, 5 लाख छोटे आकार के टुकड़े, स्क्रैप जिसे बोलते हैं, और 10 करोड़ से अधिक तो 1 मिलीमीटर के टुकड़े पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। तो देखो डैमेज करने के लिए तो 1 mm या फिर 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा ही काफ़ी है ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पीड से छोटा सा टुकड़ा भी अगर टकराएगा किसी बड़ी बॉडी से तो डैमेज तो करेगा। 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा भी अंतरिक्ष यान को निष्क्रिय कर सकता है। तो ये तो देखो अंतरिक्ष मलबे के बारे में 2-4 बातें पढ़ ली। न्यूज में किस वजह से है? इस वजह से 500 kg का ऑब्जेक्ट गिरा है। तो मुख्य परीक्षा के लिए ये अंतरिक्ष मलबा की डेफिनेशन याद रखना। बाकी प्रीलिम के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, सरकार द्वारा किए गए उपाय या फिर इनिशिएटिव। यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है इसके द्वारा भी बहुत सारी पहले यहाँ पे स्टार्ट की गई हैं, जैसे क्लियर स्पेस 1, रिमूव डेब्रिस या ऑसम रिमूव डेब्रिस, ये दोनों जो है वो यूएसए के द्वारा है, और ऑसम 1 जो है ये नासा के द्वारा है। देखो यहाँ पे ये जो स्पेस डेब्रिस से संबंधित अगर मिशन पूछेगा ना तो ये संस्थाओं के बारे में मैचिंग में क्वेश्चन बना सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इसरो के द्वारा भी काफ़ी यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है, डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन स्टार्ट किया गया है इसरो के द्वारा। नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, ये पूरा एक नाम है, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, ये इसरो के हैं। तो मैचिंग में ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए, चर्चा में रही बंगस घाटी किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी में स्थित है? बंगस घाटी ये है उत्तरी कश्मीर में, एलओसी के पास है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में, जम्मू कश्मीर में। कटोरी की आकार की ये घाटियाँ हैं, बंगस घाटी। इंपॉर्टेंस क्या है? पर्यावरण की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्स ये क्षेत्र है, बायोडाइवर्स ये वैलीज है ना, घास के मैदान है यहाँ पे, टैगा बायोम है, घने जंगलों से ढके पहाड़ भी हैं, और ख़ास तौर से इको टूरिज़्म के लिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। बंगस घाटी को इको टूरिज़्म डेस्टिनेशन बनाया जा रहा है, इस वजह से ये चर्चा में रहती है। तो ध्यान रखिएगा स्थान, आपको ध्यान क्या रखना है? स्थान याद रखना है कि ये उत्तरी कश्मीर में है। चलिए सिक्किम दे देगा, हिमाचल प्रदेश दे देगा, या फिर उत्तराखंड दे देगा ऑप्शन में, तो फिर गलत नहीं करना है। मैं यहाँ पे देखो लोकेशन मार्क किया हूँ, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये बंगस वैली है, ठीक है, ये उत्तरी कश्मीर है। चलिए एक स्कीम के बारे में पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी 7 मार्च को जन औषधि दिवस ऑब्जर्व किया गया है। जन औषधि दिवस मार्क कीजिएगा, स्टार लगाया हूँ, डेज में पूछा जा सकता है। ये पीएम बीजेपी जो है योजना, पीएम बीजेपी यानी यही प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, पीएम बीजेपी के तहत इस दिवस की शुरुआत 2019 में की गई थी। इस बार की थीम जो है वो है दाम कम दवाई उत्तम। जेनेरिक दवाइयाँ जो मिलती हैं ना जन औषधि केंद्रों पर, वही चीज़ है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के रूप में 2015 में शुरू की गई थी, और 2016 में इसका नाम बदलकर पीएम बीजेपी कर दिया गया, ठीक है। तो ये 2-4 बातें यहाँ से हो गई हैं। अब और भी देखिए कि भी अचीवमेंट हैं इस योजना का, ऐसी बात नहीं है। इस योजना के तहत जन औषधि केंद्रों से जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं, और जेनेरिक दवाइयाँ नॉर्मली थोड़ा सस्ता मिल जाती हैं, जो ब्रांडेड दवाइयों के मूल्य से 50 to 80% सस्ती रहती हैं, ठीक। 2019 में सैनिटरी नैपकिन ₹1 प्रति पैड से लॉन्च किया गया था, और यहाँ पे अच्छी खासी बिक्री हो गई। देखो 2019 से जनवरी 2025 तक 72 करोड़ यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन की बिक्री हुई है। चलिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से पढ़ते हैं। ये मैंने आपको टेस्ट नंबर जो 4 किया है ना, आर का DIS का टेस्ट सीरीज वाला जो टेस्ट नंबर 4, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था करंट से, लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में। तो मैंने दिखाया भी था इसको, इस पेज को दिखाया था, यहाँ से फिर से रिवाइज कर लीजिए, उस टेस्ट सीरीज को देखते रहें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे GS हम लोग ठीक से डिस्कस करते हैं। अमेरिका ने, न्यूज में क्यों है, अमेरिका ने हाल ही में LDF यानी लॉस एंड डैमेज फंड को खुद से अलग कर लिया। अमेरिका ने तो देखो साफ साफ बोल के रखा ही है, अनाउंसमेंट कर ही दिया कि भैया अब हम किसी भी देश की सहायता ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। तो ये सब अपने गवर्नमेंट एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कर रही है यूएसए गवर्नमेंट, उसी वजह से न्यूज में था, ठीक है। LDF से अभी खुद को अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया, ध्यान रखना। LDF है क्या? विकासशील देश जो होते हैं वहाँ पे अगर कोई डैमेज होता है या फिर लॉस होता है, किस वजह से, वजह चरम मौसमी घटनाएं हो सकती हैं, बढ़ता समुद्र स्तर हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, मतलब नेचुरल कैलेमिटीज़ के अलावा भी यहाँ पे अगर लॉस एंड डैमेज हो रहा है किसी विकासशील देश का,
तो यहाँ से फंडिंग होती है, ठीक है, एलडीएफ के माध्यम से फंडिंग की जाती है उस देश में ताकि क्षतिपूर्ति की जा सके। तो ये जो घटनाएं हैं इनसे होने वाली क्षति का सामना करने वाले विकासशील देशों या फिर आइलैंड कंट्रीज़ हैं को विकसित देशों के द्वारा वित्तीय समर्थन किया जाता है, ठीक है। एलडीएफ हो गया। और एलडीएफ को मैनेज कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। यही दो स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा था टेस्ट नंबर 4 में। वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछा था, इसको मैनेज कौन करता है, और ये पूछा था कि एलडीएफ से क्या सिर्फ चरम मौसमी घटनाओं से जो लॉस होता है उसी की क्षतिपूर्ति की जाती है या फिर चरम मौसमी घटनाओं के अलावा और भी कुछ घटनाएं हो सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, चरम मौसमी घटनाओं के अलावा किसी भी वजह से अगर लॉस एंड डैमेज होता है तो क्षतिपूर्ति की जाती है, ठीक है। एलडीएफ का गठन तो अभी हाल ही में किया गया है, बहुत पुराना ये फंड नहीं है, ठीक है, COP27 में। और COP27 तो अभी मिस्र में हुई है 2023 में, है ना, शर्म शेख में आयोजित की गई थी। COP27 यानी ये मीटिंग नंबर होते हैं UNEP CCC वाले, ठीक है। चलिए, भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हो गए हैं? आपको 58 याद रखना है, ये मार्च तक की स्थिति है। और ये 58वां है कौन सा? ये माधव राष्ट्रीय उद्यान MNP, माधव राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अब भारत में टोटल हो गए टाइगर रिजर्व 58। अब इसके बारे में देखते हैं, MNP के बारे में थोड़ा। मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। जिला अगर पूछे तो शिवपुरी लगा देना, चंबल क्षेत्र में स्थित है। ये मध्य प्रदेश का नमा टाइगर रिजर्व है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का नमा टाइगर रिजर्व है। और ये जो माधव टाइगर रिजर्व है इसमें भी 5 टाइगर है, ठीक है, 5 टाइगर है। चलिए बताइए, टाइगर जो है वो कौन सी स्पीसीज में आती है? अम्ब्रेला कैटेगरी में, फ्लेक्सिब में, कीस्टोन में? लिखा ही है खैर सामने। अम्ब्रेला स्पीसीज में टाइगर लाई करता है, फ्लेक्सिब स्पीसीज में जाइंट पांडा। और भी स्पीसीज है, मैं बस एक क्वेश्चन था टेस्ट सीरीज में तो वही यहाँ पे मार्क कर दिया हूँ। कीस्टोन स्पीसीज जैसे केंचुआ हुआ, मधुमक्खी हुई। अभी कीस्टोन, अम्ब्रेला, फ्लेक्सिब स्पीसीज क्या होती हैं ये वहाँ पे डिस्कस हो चुका है, ठीक है। टेस्ट सीरीज वगैरह देखते रहिए। तो 58वां तो देख लिया, इसके पहले देखिए 57वां कौन सा था? 57वां रातापानी टाइगर रिजर्व था, ये भी मध्य प्रदेश का ही था। 58 आपने अभी हाल ही में देख ही लिया, ठीक है। 56वां ये GGTP यानी गुरु घासीदास तिमोर पिंगला छत्तीसगढ़ वाला। और 55वां धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान। तो यहाँ पे मैं पुराने भी आपको रिवाइज करा दिया हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, देख लीजिए जल्दी से। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कब हुआ था? पुराने फैक्ट हैं, स्टैटिक फैक्ट है 1973। टाइगर की काउंटिंग जो होती है वो हर 5 साल में की जाती है। एक हमारा एक्ट है वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाला। इस अधिनियम के तहत NTCA जो एजेंसी है इसका गठन किया गया था। ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है ना। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूछेगा तो नागार्जुन सागर लगा देना आंध्र प्रदेश वाला, और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पूछे तो ओरांग लगा देना असम वाला, ठीक। चलिए, वनुवातु अभी न्यूज में रहता है भाई, है ना। ललित मोदी का पासपोर्ट हाल ही में वनुवातु सरकार द्वारा कैंसिल कर दिया गया। तो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आइलैंड इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। और यहाँ का ये जो नागरिकता कार्यक्रम चलता है ना, ये भी बड़ा इन लोगों के लिए बड़ा सही है ना, जो फ्रॉड वगैरह काम करते हैं और टैक्स एविजन वाला काम करते हैं, इनकम टैक्स या फिर किसी भी प्रकार का टैक्स को देने से बचते हैं, तो वो फिर कहाँ यहीं भाग जाते हैं, वनुवातु भाग जाते हैं। क्योंकि वहाँ का जो नागरिकता कार्यक्रम है ना, ये बड़ा रोचक टाइप का है। देखिए, वनुवातु का निवेश द्वारा नागरिकता कार्यक्रम, ये उनके प्रोग्राम का नाम है कि आप यहाँ पे निवेश करिए, अच्छा खासा निवेश करिए, तो हम आपको यहाँ की नागरिकता दे देंगे। उसको बोलते हैं गोल्डन पासपोर्ट। गोल्डन पासपोर्ट ये वनुवातु की निवेश द्वारा नागरिकता है, इसके नाम से इसको जाना जाता है, गोल्डन पासपोर्ट के नाम से, ठीक है। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए तो यहाँ पे अमीर व्यक्तियों को गोल्डन पासपोर्ट खरीदने की सुविधा हो जाती है। और सुविधा हो जाती है तो फिर क्या है, वनुवातु में व्यक्तिगत आय, चूँकि वनुवातु में ये जो व्यक्तिगत आयकर है ना, या फिर कैपिटल गेन है, इन पर कोई टैक्स ही नहीं लगता है। तो ये टैक्स एविजन सीधा सीधा यहाँ पे हो रहा है ना, टैक्स हेवन के रूप में भी जाना जाता है वनुवातु को। तो काफ़ी पैसा ये लोग बचा लेता है। अपराधी लोग हैं या फिर धोखेबाज लोग हैं, ये जांच से बचने के लिए, पहुंच बनाने के लिए वनुवातु की नागरिकता ये लोग ले लेते हैं, ठीक है। बाकी लोकेशन याद रखें, यहाँ पे मैपिंग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपको साउथ फेस भी क्वेश्चन दिख रहा, आपको ये न्यूजीलैंड भी दिख रहा और ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा। न्यूजीलैंड के जस्ट ऊपर देखेंगे तो ये आपको वनुवातु, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दिख रहा है। 13 से 2 फेस में। कैपिटल है पोर्ट बिला, कैपिटल भी याद रखना भाई, ठीक है, कैपिटल है पोर्ट बिला। उसके ऊपर देखेंगे तो आपको सोलोमन आइलैंड दिख जाएंगे, फिर नायरू दिख जाएगा, फिर और ऊपर जाएंगे यानी नॉर्थ पैसिफिक ओशियन की तरफ बढ़ेंगे तो किरिबाती वगैरह देखेंगे, ठीक। तो ये लोकेशन ध्यान रखना। वनुवातु के बारे में जानी गए, टैक्स हेवन कंट्री है, कोई टैक्स लगता नहीं है इनकम पर, कैपिटल गेन पे कोई टैक्स है नहीं, तो मज़े ही मज़े हैं ऐसे लोगों के। चलिए, एक रोड बड़ा अभी चर्चा में है, खैर बहुत पुराना रोड है, प्राचीन रोड है, एंशियंट रोड है, चर्चा में रहा टी हॉर्स। टी वाला ये चाय वाला टी है,
टी हॉर्स रोड क्या है? ये चीन को भारत से जोड़ने वाली प्राचीन सड़क है। इस रोड के बारे में देखिए, दक्षिणी सिल्क रोड के नाम से भी इसे जाना जाता है। सदियों से चीन, तिब्बत और भारत के बीच यहाँ पर कनेक्टिविटी बनी रही है इस रोड के माध्यम से। ठीक है, पर टी हॉर्स, इस पर ये चाय और घोड़ा मतलब ये क्या चीज़ है वो नीचे में मेंशन किया हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इस रोड का समय देखेंगे तो 618 से लेकर 907 के बीच का ही समय है ना, जब तांग राजवंश हुआ करता था, उस समय का ये रोड है। इस रास्ते से जो ट्रांसपोर्ट होता था वो चाय का, चीनी का होता था, कपड़े का भी होता था, चावल का होता था, नूडल्स का होता था। इन सभी का व्यापार चीन से भारत में होता था। ठीक है, लेकिन अंत में इस रास्ते से सिर्फ चाय और घोड़ों का ही व्यापार होने लगा, बाकी सारी चीज़ों का यहाँ पे व्यापार खत्म हो गया। तो अंत में जिसका व्यापार होने लगा उसी के नाम से इसका नाम पड़ गया टी हॉर्स। चाय का और घोड़े का व्यापारी बचा था, इसी कारण इसका नाम टी हॉर्स रोड हो गया। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी का, लोकपाल। लोकपाल पढ़ेंगे और इसका जीरो डिक्शन देखेंगे, क्षेत्राधिकार। लोकपाल ने बोला है कि भैया हम हाईकोर्ट के जो जज है ना, इनको भी अपने अंडर में ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ऐसा ना कर पाओगे भैया। ठीक है, तो देखो इनकी सुप्रीम कोर्ट की क्या दलीलें हैं और लोकपाल की क्या दलीलें हैं। इसी वजह से न्यूज में था। देखो, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत लोक सेवक के रूप में वर्गीकृत किया गया। और अगर किसी को लोक सेवक के रूप में वर्गीकृत किया गया इस अधिनियम के तहत, तो फिर वो लोकपाल और लोकायुक्त के दायरे में आ जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। ठीक है, लोक सेवक के रूप में वर्गीकरण करने से हाईकोर्ट के जजेस भी लोकपाल की निगरानी में आ जाते हैं। तो ये तो अधिनियम के तहत एक प्रोविज़न है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। अब देखो, अलग अलग दलीलें देखते हैं लोकपाल के क्या दावे हैं। लोकपाल बोलता है कि ये जो हाईकोर्ट्स हैं, हाईकोर्ट्स का निर्माण भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत किया गया। ये सारे एक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 और ये जो आपने लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 पढ़ा, ये सारी चीज़ें, यही तो पूछा जाता है ना मैचिंग में। ठीक है, इनकी लोकपाल के दावे ये हो गए कि इनका जो निर्माण हुआ है हाईकोर्ट का, वो इस अधिनियम के तहत किया गया है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 214 जो है, उच्च न्यायालयों की स्थापना के बजाय केवल मान्यता देता है, ये लोकपाल बोल रहा है। लेकिन आप संविधान में देखेंगे तो वहाँ पे आर्टिकल 214 में एस्टेब्लिशमेंट लिखा हुआ है, स्थापना लिखा हुआ है। लेकिन लोकपाल बोल रहा है कि ये स्थापना के बजाय केवल मान्यता देता है। तो इतना अंदर का इंडियन पॉलिटी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। खैर, वो बात की बात है, पहले जो दलीलें हैं दोनों की वो देख लेते हैं। तो लोकपाल की दलील तो ये थी कि स्थापना के बजाय केवल मान्यता देता है आर्टिकल 214, जिससे हाईकोर्ट के जजेस भी लोकपाल के अधीन हो जाते हैं। ये बात लोकपाल बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का तो गठन आर्टिकल 124 के तहत भारतीय संविधान के द्वारा किया गया, लेकिन ये 214 का गठन नहीं मान रहा है। 214 का गठन हाईकोर्ट के लिए नहीं मान रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि बस मान्यता प्राप्त है, स्थापना नहीं होती 214 के तहत। अब एससी ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोला सभी न्यायाधीश, चाहे वो हाईकोर्ट में हो या फिर वो सुप्रीम कोर्ट में हो, संविधान के तहत नियुक्त किए जाते हैं, जिससे वे लोकपाल की निगरानी से उन्मुक्त हो जाते हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया लोकपाल का जो अभी एक आदेश जो आया होगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा जीरो डिवीजन देख लेते हैं। लोकपाल सेंट्रल लेवल पर काम करता है और लोकायुक्त स्टेट लेवल पर काम करते हैं, ये तो समझते होंगे। क्योंकि लोकपाल बड़ा है, लोकायुक्त छोटा है, ऐसे समझ लीजिए। तो लोकपाल चूँकि बड़ा है तो क्षेत्र बड़ा होगा, ज्यूरिडिक्शन बड़ा होगा, दायरा बड़ा होगा, तो पीएम भी दायरे में आते हैं। लेकिन कुछ मैटर में नहीं भी आते हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी का मैटर हो, इंटरनेशनल रिलेशन संबंधी कुछ मामला हो, इनको छोड़कर जो भी यहाँ पे विषय होंगे उसके अंडर में पीएम इनकी निगरानी के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर दायरे में आते हैं लोकपाल के, सांसद लोग आते हैं, सरकार द्वारा अगर कोई फंडेड है इंस्टीट्यूशन वो भी आता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आते ही हैं, ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक, है ना, चपरासी से लेकर आईएएस तक सब आते हैं, सेक्रेटरी लोग। और इस पर मैं स्टार मार्क किया हूँ, इसको भी ध्यान रखिए। अगर क्षेत्राधिकार पूछेगा तो इस पॉइंट को भी वो डालेगा और यहाँ पे अमाउंट चेंज कर देगा। 10 लाख प्रति वर्ष से अधिक अगर विदेशी दान किसी संस्था को मिलता है या फिर किसी संगठन को मिलता है तो वो भी लोकपाल के दायरे में आएगा। ठीक है, बाकी कुछ और फैक्ट देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट है। 124 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पढ़ते हैं, 214 में हाई कोर्ट की स्थापना पढ़ते हैं, 217 में हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति होती है। चलिए कुछ और स्टैटिक फैक्ट आपका रिवाइज करा देते हैं। पहला लोकपाल जो नियुक्त किया गया था उनका नाम था पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, ये पहले ही लोकपाल थे, नियुक्ति हुई थी 2019 में। और ये एक्ट भी याद रखें 2013 वाला, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को तो मैं आप लोगों को शायद स्क्रीनशॉट भेजा था टेलीग्राम पे। क्वेश्चन पूछा था 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है। क्वेश्चन के फॉर्म में जरूर है ये, है ना, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें कवर है। कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम है प्रकृति 2025 किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया? इस क्वेश्चन को मार्क कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा।
देखो ये जो कार्बन मार्केट पर प्रकृति नाम से ये जो सम्मेलन हुआ है, ये ऑर्गेनाइज किसने कराया है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। तो जान रहे हैं भारत की संस्था है, इंपॉर्टेंट है। प्रकृति का फुल फॉर्म देखिए, प्रमोटिंग रेजिलियंस अवेयरनेस नॉलेज एंड रिसोर्स फॉर इंटीग्रेटिंग ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव, ये प्रकृति का फुल फॉर्म है। कुल मिला के देखो कार्बन मार्केट की बात है, BEE ऑर्गेनाइज करा रही है, तो सारी चीज़ें जो होंगी वो पर्यावरण के इर्द गिर्द होंगी, है ना। इस सम्मेलन में विशेषज्ञों ने, एक्सपर्ट्स ने कार्बन मार्केट की चुनौतियों और अवसर पर चर्चा की। कार्बन मार्केट तो समझते हैं ना, कार्बन जो क्रेडिट होता है। भारत ने जोर दिया है कि भारत का कार्बन मार्केट वैश्विक नीतियों से प्रभावित होता है। जैसे एक स्कीम चलती है, एक मैकेनिज्म चलती है, मैंने इसको आपको पोल करके पूछा था टेलीग्राम पर, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है, इसको मैनेज कौन करता है? इसको यूरोपियन यूनियन मैनेज करती है। यानी ये जो मैकेनिज्म है ये EU के द्वारा लागू की गई है, ठीक है। इसलिए भारत बोल रहा है कि इस प्रभाव को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए हमें खुद ही सुधार करना यहाँ पे आवश्यक हो जाता है, ठीक है। भारत का कार्बन बाजार जो है इसको रेगुलेट कौन करता है? भारत का कार्बन बाजार, ये सारे क्वेश्चन एक एक सेपरेट क्वेश्चन है। भारत का कार्बन बाजार जो है, कार्बन क्रेडिट बाय और सेल जो होती है, ये यही संस्था रेगुलेट करती है, ठीक है। BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है बताएंगे? ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत काम करती है। BEE ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत। पर्यावरण का मंत्रालय मत लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गलत होने के पूरे चांस हैं। चलिए क्वेश्चन कीजिए, गोविंद बल्लभ पंत की अभी हाल ही में पुण्यतिथि मनाई गई, ये किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे? आसान सा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो पहले CM रहे हैं उनका नाम था गोविंद बल्लभ पंत साहब। जन्म अल्मोड़ा में हुआ था उत्तराखंड में। 1955 में केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में भी इनकी नियुक्ति हुई थी, और हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में स्थापित करने में इनका रोल रहा था, ठीक है। और 1957 में इनको भारत रत्न से अवार्ड भी किया गया। तो देखो अगर सेपरेट इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो अब देखो PCS वन लाइनर क्वेश्चन तो पूछने वाला है नहीं, वो उसका ट्रेंड चला गया। तो वो स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा, वो एक ही क्वेश्चन में 3-4 बार पूछ लेता है ना। तो एक फैक्ट से काम चलता है नहीं, तो ये सारी चीज़ें याद रखना होता है। तो देखो एक फैक्ट ये है, केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। स्टेटमेंट में कुछ भी बना देगा, है ना, तो ध्यान रखना कि इस पोस्ट को भी ये होल्ड कर चुके हैं। चलिए अभी हाल ही में किस संधि के 55 वर्ष पूरे हुए हैं? 55 वर्ष पूरे हुए हैं। इस क्वेश्चन को बनाने का पर्पज यही है कि हम लोग NPT को फिर से रिवाइज कर सकें, ठीक है। ये जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी होती है, परमाणु अप्रसार संधि होती है, इसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं। इसके भी 55 वर्ष पूरे हुए हैं, ठीक है। 1968 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो होती है, इसके द्वारा अनुमोदित की गई थी, ठीक है। और 1970 से ये संधि लागू है। ये लागू वर्ष आपको ध्यान रखना है, 1970 कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। 1970 से ये लागू है, ठीक है। 1970 से, तभी तो यहाँ पे 55 वर्ष पूरे हो रहे हैं ना, ठीक है। चलिए पर्पज जानते हो NPT का? NPT का पर्पज वही है कि परमाणु ऊर्जा आपके पास है तो, लेकिन उसका यूज जो करना है वो शांतिपूर्ण करना है, ठीक है। और ये निरस्त्रीकरण को बढ़ावा भी देती है NPT संधि। खैर हम लोग इसके मेंबर नहीं है, ध्यान रखना, भारत मेंबर नहीं है NPT का, ठीक है, क्योंकि भारत इसको भेदभावपूर्ण संधि मानता है और है भी भेदभावपूर्ण। तो इसके बारे में 3-4 फैक्ट याद रखना, ठीक है, क्योंकि जो पहली बातें हुई हैं कि एक ही क्वेश्चन वो 4-5 बातें पूछना चाहेगा, पूछता ही है, तो ये सारे आपको दिखेंगे फैक्ट में, ठीक है, कि ये बाध्यकारी संधि है या नहीं है। तो ये बाध्यकारी भी है, ठीक। 1970 का एक फैक्ट याद रखना है, भारत मेंबर नहीं है NPT का, एक फैक्ट ये याद रखना है, ठीक है। 3-4 बातें हो जाएगा इतना पर्याप्त। चलिए भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। भारत फॉलो किस नीति को करता है? NFU नीति का पालन करता है। NFU नीति का मतलब नो फर्स्ट यूज, मतलब परमाणु ऊर्जा हमारे पास है, परमाणु हथियार हमारे पास है, लेकिन हम पहले यूज नहीं करेंगे। हाँ अगर कोई पहले करता है तो फिर हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं, ये फंडा है भारत का, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स, मार्च का सेकेंड वीक का करंट अफेयर, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर थर्ड वीक में। थर्ड वीक तो चूंकि शुरू हो चुका है ना। वीडियो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, अभी होली की वजह से थोड़ा डिले हो गया 2-4 दिन, बट मैं कवर कर दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, चलते हैं, बाय बाय।